यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमी हो या मिलिट्री पावर, अमेरिका एक ताकतवर देश है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका का इतिहास इतना सीधा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका पर ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन का कब्जा था, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को इनसे आज़ाद कराया। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है विकास, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरीवा पर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। 15वीं शताब्दी का वह समय जब पूरे यूरोप में भारत और साउथ एशिया को खोजने की होड़ मची थी। यूरोप से हर देश अपने यात्रियों को समुद्री रास्ते से भारत को खोजने के लिए भेज रहा था। इसी दौरान स्पेन की रानी इजाबेला ने भी अपने यात्रियों को भेजा, जिनमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 को 3 जहाज़ों के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की और वो 12 अक्टूबर 1492 को एक ज़मीन पर जा पहुंचा, जहां उसे लगा कि उसने भारत की खोज कर ली है, जबकि वो असल में पूर्व में स्थित एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, जिसे आज हम अमेरिकन महाद्वीप भी कहते हैं। उसने वहां मौजूद लोगों को रेड इंडियन कहा। ये अमेरिका के ही प्रमुख मूल निवासी थे। इस तरह से पूरे यूरोप में खबर फैल गई कि कोलंबस ने भारत की खोज कर ली है। अब पूरे यूरोप में होड़ मच गई कि जल्दी से जल्दी अपनी कॉलोनियों को इस जगह पर स्थापित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर कब्जा किया जा सके। तो इस तरह से अमेरिकी महाद्वीप पर ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन ने अपना कब्जा कर लिया। इंग्लैंड ने 1607 से लेकर 1632 तक अपनी 13 कॉलोनियां अमेरिका में स्थापित की। दोस्तों, अब इस वीडियो से हटकर थोड़ी हम चर्चा करते हैं अमेरिकन कल्चर के बारे में, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें, यानी हम मूल भारतीयों ने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था और उन्हें भगाया भी था। लेकिन अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मूल अमेरिकी थे यानी रेड इंडियन, उन्हें नेटिव अमेरिकन्स भी कहा जाता है, वो पहले ही गुम हो चुके थे। क्योंकि ब्रिटेन ने जो कॉलोनियाँ 1907 में बसाना शुरू की थी, उसमें ब्रिटेन के ही लोग थे और इन्होंने पहले ही इन मूल निवासियों को खदेड़ दिया था। जो रिवोल्यूशन हुआ था वो इन्हीं कॉलोनिस्ट और ब्रिटेन के बीच हुआ था। सीधा सा उदाहरण दूँ तो ब्रिटेन ने अपने ही लोगों को अमेरिका में स्थापित किया, लेकिन बाद में इन्हीं लोगों ने ब्रिटेन को ही अमेरिका से निकाल दिया। मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे। हुआ ये कि जब ब्रिटेन ने अमेरिका में कॉलोनियाँ बसानी शुरू की, तो उस समय ब्रिटेन में मोनार्की ही थी। हालांकि उनकी एक लेजिस्लेटिव भी थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा प्रभाव राजा का ही था। जो भी लोग लिबरल थे या आपराधिक श्रेणी में आते थे, उन्हें ब्रिटेन से तड़ीपार कर दिया जाता था और उन्हें अमेरिका भेज दिया जाता था। सज़ा के तौर पर इस तरह से कई लोग अमेरिका जा पहुँचे थे। न केवल ब्रिटेन के, बल्कि फ्रांस, स्पेन और अलग अलग यूरोपीय देशों से भी लोग अमेरिका जा पहुँचे थे। इनमें लिबरल, अपराधी और धार्मिक कारणों से परेशान लोग ज़्यादा थे। लेकिन जैसे ही ये लोग अमेरिका पहुंचते हैं, तो वहाँ ये अच्छी खासी प्रोग्रेस करते हैं। इन्हें ज़मीन मिलती है खेती के लिए और संसाधन भी इन्हें मिलते हैं। मछली उत्पादन में ये लोग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी खड़ी कर देते हैं। अब शुरुआत में तो ये लोग ब्रिटेन को मानते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के विचार अलग हो जाते हैं। ये नई पीढ़ी अपने आप को मूल अमेरिकन मानने लगती है। इनके अंदर लिबरल और उदारवादी विचारधाराएं उत्पन्न होने लगती है। वो इसलिए क्योंकि इन सभी 13 कॉलोनियों के गवर्नर ब्रिटेन से ही आते थे और वो ही इन पर राज्य करते थे। ऊपर से ब्रिटेन भी अपनी मनमानी करते रहता था। अब ब्रिटेन की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ तक अमेरिकन कल्चर इस्टेब्लिश हो चुका था। सभी की सभी 13 कॉलोनियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। सभी को ये लगता है कि अगर ब्रिटेन यहाँ से चला जाए तो हम कितनी उन्नति करेंगे। इनमें आपस में भी कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि ये नई पीढ़ी अपने आप को अमेरिकन मानती थी। तो इस तरह से 1650 तक यही सब चलता रहा। ये सारी कॉलोनियाँ कच्चा माल पैदा करती थी और सारा माल यूरोप जाता था और वहाँ से माल तैयार होकर वापस अमेरिका ही और बाकी देशों तक जाता था। इससे ये हुआ कि अब इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति और मजबूत होने लगी। वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। लेकिन 1650 के बाद ब्रिटिश पॉलिसी चेंज होने लगी, जब ब्रिटिश ने 1651 में एक एक्ट पास किया। वो था नेविगेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत इंग्लैंड ने कहा कि सारी कॉलोनियाँ सिर्फ ब्रिटिश शिप का ही इस्तेमाल करेंगी, जबकि अमेरिकियों के पास कई ऑप्शन थे, जैसे फ्रेंच शिप या डच शिप। उन्हें जो सस्ता पड़ता था वो उन्हीं से ही व्यापार करते थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद अब अमेरिकी सिर्फ ब्रिटिश शिप का ही इस्तेमाल कर सकते थे और ब्रिटिश इनसे मनमाने पैसे वसूलते थे। जिसके बाद ब्रिटिश एक और नया एक्ट लेकर आए 1660 में, जिसे कहा गया इन्यूमेटेड कमोडिटीज एक्ट, जिसके तहत अमेरिकी अब शुगर, टोबैको, कॉटन और इंडिगो का व्यापार सिर्फ ब्रिटिश से ही कर सकेंगे। इसका सीधा सा मतलब था कि सारा कंपटीशन ही खत्म। जिस रेट में ब्रिटेन चाहेगा उसी रेट में ही सिर्फ ब्रिटेन को ही माल सप्लाई करना पड़ेगा। जिसके बाद ब्रिटिश यहीं नहीं रुके।
1663 में वो एक और एक्ट लेकर आए जिसे कहा गया स्टेबल एक्ट। इस एक्ट के तहत सारे के सारे शिप जो भारत जा रहे हैं या जो भारत से आ रहे हैं अमेरिका के लिए, उन्हें पहले ब्रिटेन जाना पड़ेगा। वहाँ पर टैक्स देने के बाद ही ये शिप वापस जाएंगे। इससे भी कॉलोनिस्ट यानी अमेरिकियों को ही ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि समुद्री रास्ता बेवजह ही बढ़ गया और अब रास्ता बढ़ा तो खर्चा भी बढ़ा और समय भी बढ़ा, इसलिए नुकसान भी कॉलोनिस्ट को ही हुआ। अब जब ब्रिटेन को लगा कि कॉलोनिस्ट उनके कानून को ठीक से नहीं फॉलो कर रहे हैं या फिर स्मगलिंग कर रहे हैं, तो इन्होंने 1696 में एक और एक्ट पास कर दिया, रेनफोर्समेंट एक्ट, जिसके तहत इन पर और दबाव बनाया गया कि ये सारे रूल फॉलो करें। अब यहाँ से तो गाड़ी जैसे तैसे अगले 50 सालों तक चलती रही, क्योंकि ब्रिटेन ने अगले 50 सालों तक कोई बड़े एक्ट पास नहीं किए। लेकिन 1750 के बाद ये फिर से 3 एक्ट लेकर आए। ब्रिटेन ने 1750 में आयरन एक्ट, हेड एक्ट और बॉलन एक्ट, जिसमें कहा गया कि सारा आयरन अब कॉलोनिस्ट सिर्फ ब्रिटेन से ही आयात करेंगे, जबकि अमेरिका में पहले ही लौह खनिज की खदानें मिल चुकी थी। दूसरा एक्ट था हेड एक्ट, जिसमें अब कहा गया कि कॉलोनिस्ट टोपी अब सिर्फ अमेरिका से ही आयात कर सकेंगे, वो अपना खुद का मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। तीसरा था बॉलन एक्ट, जिसमें कहा गया कि कॉलोनिस्ट अब ठंडे कपड़े भी अमेरिका से ही आयात करेंगे, अब वो इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, जबकि अमेरिका एक ठंडा प्रदेश है, वहाँ ठंडे कपड़े बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से कॉलोनिस्ट को लगने लगा कि अब ब्रिटेन हम पर अत्याचार कर रहा है और हमारा शोषण कर रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये सारे अमेरिकन उदारवादी सोच के थे और लिबरल थे। जिन लोगों को यूरोप में सताया जाता था वही ज़्यादा लोग अमेरिका आए थे, लेकिन यहाँ भी ब्रिटेन उनका शोषण कर रहा था। 16वीं-17वीं शताब्दी में हर जगह मोनार्की थी, चाहे वो ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या स्पेन। हालांकि ब्रिटेन में पूरी मोनार्की नहीं थी और इस समय बड़े बड़े फिलोसोफर की किताबें लिखी जा चुकी थी। इन किताबों में फिलोसोफर ने सीधे मोनार्की से सवाल पूछे थे कि राजा का बेटा राजा क्यों बनेगा। सारा यूरोप इससे धीरे धीरे प्रभावित हो रहा था। कुछ समय बाद तो फ्रांस में भी क्रांति आई, जिस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, और सारे कॉलोनिस्ट इन फिलोसोफर से ही प्रभावित थे। लेकिन वो अभी भी विद्रोह नहीं कर सकते थे। उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन का कॉम्पिटिटर था। अगर कागज़ पर देखें तो फ्रांस ने ब्रिटेन से ज़्यादा अमेरिकी भूभाग पर कब्जा किया था, सिर्फ कागज़ पर, लेकिन असल में तो वो एक समुद्री तट और मिसिसिपी नदी के आसपास ही अपना काम धंधा चलाता था। उसकी नज़र ब्रिटिश कॉलोनियों पर थी, इसलिए कॉलोनिस्ट को पता था कि अभी ब्रिटेन के अंडर में है तो कुछ ठीक है, लेकिन अगर यहाँ फ्रांस आ गया तो पूर्ण मोनार्की यानी कि पूरी राजशाही आ जाएगी और वो हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये वही फ्रैंकलिन है $100 वाले, इन्होंने 1754 में अल्वान नाम की एक जगह पर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें 7 कॉलोनियों के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और फ्रैंकलिन ने सुझाव दिया कि अब हमें ब्रिटेन के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन उनकी बात पर असहमति बनी। कारण वही था फ्रांस का खतरा। लेकिन फ्रैंकलिन नहीं माने। उनके पास एक अखबार की कंपनी थी, जिसमें उन्होंने अगले दिन ही एक फ़ोटो पब्लिश कर दी एक कटे हुए सांप की, जिसमें उन्होंने लिखा, या तो एक हो जाओ या मर जाओ, ज्वाइन और डाई। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फ्रांस इंग्लैंड का कॉम्पिटिटर था, इसलिए इन दोनों देशों में आपस में बनती नहीं थी। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो आम बातें थी, लेकिन 1756 को इनके बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा, मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन वीडियो में बताया था 7 ईयर्स ऑफ वार के बारे में, जिसे दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है। इसमें दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में ब्रिटेन, फ्रांस और की कॉलोनियों के बीच आपस में युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया था। यह युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला था, जिसमें ब्रिटेन जीत तो गया, लेकिन उसे अच्छी खासी आर्थिक चोट लगी, जबकि फ्रांस का भी बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ। इनफैक्ट 7 ईयर्स ऑफ वार ही एक प्रमुख कारण भी बना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब यहाँ से अमेरिका में फ्रांस की टेंशन तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। कॉलोनिस्ट ने ब्रिटेन की मदद भी की थी फ्रांस के खिलाफ, लेकिन अब ब्रिटेन को आर्थिक नुकसान हो चुका था। इसलिए अब ब्रिटेन ने 1763 में अपनी पॉलिसी में और चेंज किए, जिसके तहत उसने अब तक जितने भी एक्ट अमेरिका में लागू किए थे, अब वो उनको सख्ती से लागू कर रहा था कि अब आपको टैक्स देना ही देना है। यहाँ से 1763 में ब्रिटेन ने टाइट पॉलिसी लागू की, लेकिन अब तक अमेरिकन जो स्मगलिंग के जरिए और ज़्यादा पैसा कमा रहे थे वो और बौखला गए, क्योंकि अब ब्रिटेन की पॉलिसी बहुत टाइट थी। अब तक अमेरिकन स्मगलिंग के तरीके से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था।
ऊपर से 7 ईयर्स ऑफ वार के बाद फ्रांस को भी काफ़ी पीछे हटना पड़ा। ये फ्रांस का कब्जा किया गया वह क्षेत्र है और बाद में युद्ध खत्म होने के बाद ये वो इलाका है जिसमें फ्रांस को मिसिसिपी नदी के लेफ्ट में जाना पड़ा और राइट का सारा इलाका ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इसलिए कॉलोनिस्ट ने सोचा कि अब उनके पास ज़्यादा ज़मीन है खेती के लिए और भी कई सारे संसाधन हैं ताकि वो और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन 1963 में ब्रिटेन के नए पीएम आते हैं ग्रेनविल, जो अपनी नई पॉलिसी लेकर आ गए, जिनमें प्रमुख थी क्राउन प्रोक्लेमेशन, जिसके तहत अमेरिकन अलाशियन माउंटेन की सीमा को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब इस लाइन से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इन सारे इलाकों में रेड इंडियंस रहते हैं यानी अमेरिका के मूल निवासी। जिससे अमेरिकन और बौखला गए कि आप कौन होते हो निर्णय लेने वाले, आपको हमसे पूछना चाहिए था। जिसके बाद 1764 में नए एक्ट आए जिसमें पासिंग करेंसी एक्ट तथा शुगर एक्ट भी शामिल थे, जिससे अब अमेरिकन और परेशान होने लगे क्योंकि अब वो इंग्लैंड की करेंसी का ही यूज़ कर सकते थे और शुगर का व्यापार भी सिर्फ इंग्लैंड के साथ ही कर सकते थे। जिसके बाद आया कॉन्टरिंग एक्ट, जिसमें कहा गया कि अब सभी ब्रिटिश सोल्जर का खर्चा ये कॉलोनिस्ट यानी अमेरिकी ही उठाएंगे, जबकि अमेरिकन ने कहा कि हम तो पहले ही इतने सारे टैक्स दे रहे हैं, फिर हम क्यों आर्मी का खर्चा उठाएं। जबकि ब्रिटिश यही कहते थे कि हमने आपको बचाया है फ्रांस से युद्ध में, इसलिए आपको भी हमारे लिए कुछ करना होगा। इस तरह से ब्रिटिश के एक्ट दिनों दिन ही बढ़ते जा रहे थे। जिसके बाद 1765 में आया पासिंग ऑफ स्टाम्प एक्ट, यानी कि अब हर लीगल पेपर पर, यहाँ तक कि अखबार की हर कॉपी पर भी स्टाम्प होना जरूरी है। अब ये स्टाम्प फ्री में तो मिलते नहीं, इसके लिए कॉलोनिस्ट को ब्रिटिश सरकार को रेवेन्यू देना पड़ता है। अब ये जो स्टाम्प एक्ट था, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पढ़े लिखे लोगों पर पड़ा, वकील हो गए या जर्नलिस्ट हो गए। इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए ब्रिटिश के खिलाफ और साथ ही इन्होंने पहली बार नारा भी दिया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हम टैक्स उसी को देंगे जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हमारी चुनी हुई सरकार को। ऐसा नहीं कि हम इंग्लैंड के राजा यानी किंग जॉर्ज III को टैक्स देंगे। वैसे किंग जॉर्ज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक गुस्सेल राजा था। अमेरिकन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण इसे भी माना जाता है। इसने शुरू से ही अमेरिकन को दबाव में रखने की कोशिश की। इसका मानना था कि हमने ही इन लोगों को बसाया है और आज यही हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद और प्रोटेस्ट शुरू हो गए, यहाँ तक कि उल्टे सीधे स्टाम्प की कॉपी बनाकर ब्रिटिश के खिलाफ एक्ट का विरोध भी किया गया। इसी दौरान अमेरिका में 1765 को एक संगठन बनता है, सन ऑफ लिबर्टी, जिसके लीडर थे सैमुअल एडम्स, जो कि ब्रिटेन के खिलाफ हिंसा को भी तैयार थे। जिसके बाद 1766 में ब्रिटिश सरकार को स्टाम्प एक्ट को हटाना पड़ा, लेकिन ब्रिटेन ने यह भी कहा कि अमेरिकन कॉलोनिस्ट के माई बाप आज भी ब्रिटेन किंग और ब्रिटेन की पार्लियामेंट ही रहेगी। हम जब चाहे आपके लिए कोई सा भी कानून बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। इससे अमेरिकन और भी भड़क गए क्योंकि वो अपना अलग रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी समुद्र के उस पार से हम पर राज करे। जिसके बाद आते हैं 1767 पर, जब ब्रिटिश सरकार टाउनसेंड एक्ट लेकर आई, जिसमें खाने पीने की चीज़ें जैसे टी और जैसे पेपर, पेंट, ग्लास पर भी टैक्स लगाया गया। तो इससे पहले तो अमेरिकन पहले ही परेशान थे, ऊपर से अब यह एक्ट, अब मामला और ज़्यादा भड़कने वाला था। जिसके बाद बोस्टन में 5 मार्च 1770 को एक प्रोटेस्ट चालू होता है, जिसमें अमेरिकन ब्रिटिश एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी प्रोटेस्ट के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने अमेरिकियों पर गोलियां चला दी, जिसमें 5 लोग मारे गए, जिसे बोस्टन मैसेकर भी कहा जाता है। इस घटना के बाद अमेरिकन अब और ज़्यादा भड़क गए। जिसके बाद लॉर्ड नॉर्थ नए ब्रिटिश पीएम बनते हैं और उन्होंने सारे एक्ट ख़त्म कर दिए, लेकिन टी एक्ट को ख़त्म नहीं किया। अब उस समय चाय यूरोप में बहुत ही खास महत्व रखती थी, क्योंकि यूरोपियंस खाने के बिना रह सकते थे लेकिन चाय के बिना नहीं। ऊपर से ब्रिटेन में टी एक्ट को पास कर दिया। उस समय चाय इंडिया और चाइना से आयात की जाती थी। इंडिया में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्ट करती थी। अब यहाँ अमेरिकन इतना भड़क गए कि उन्होंने तय किया कि हम अमेरिका की धरती पर ये टैक्स वाली चाय को आने ही नहीं देंगे, हम इसका बॉयकॉट करते हैं। और जगह जगह समुद्री पोर्ट से इन चाय की शिप को वापस भगा दिया गया। इसी दौरान बोस्टन में एक गवर्नर थे हसीचंद। इन्होंने विश्वास दिलाया कि अमेरिका में चाय आएगी, मैं देखता हूं कि कौन रोकता है। तो इस तरह से बोस्टन नाम के पोर्ट पर चाय का आयात किया गया। ये बात है 16 दिसंबर 1773 की, जब बोस्टन के पोर्ट पर चाय के जहाज आए। लेकिन सन ऑफ लिबर्टी के लीडर सैमुअल एडम्स भी तैयार थे और एडम्स ने अपनी सभी साथियों के साथ
रेड इंडियंस की वेशभूषा में बोस्टन पोर्ट पहुंच गए और वहां आई हुई शिप से सभी चाय निकालकर समुद्र में फेंक दी। इस घटना को आज हम बोस्टन टी पार्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन खूब सारी पार्टी हुई, इंसानों की नहीं समुद्री जीवों की, क्योंकि सारी चाय तो समुद्र में ही फेंक दी गई थी। इसके बाद ब्रिटिश और भड़क गए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सुअर की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। ब्रिटिश सरकार ने नरमी दिखाने की बजाय वो और भड़क गई, जिसके बाद 1774 को इंस्टॉनरेबल एक्ट वो लेकर आई, जिसके तहत पब्लिक मीटिंग पर बैन लगा दिया गया। बोस्टन के पोर्ट को बंद कर दिया गया कि जब तक आप टी पार्टी का हर्जाना नहीं भरते। साथ ही सैमुअल एडम्स की गिरफ्तारी की मांग की गई, जिसके बाद अमेरिकियों को समझ आ गया कि अब लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। इसलिए उन्होंने अब लोगों को जंगलों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, हथियार जमा किए जाने लगे, साथ ही लोगों को आर्मी ट्रेनिंग भी दी जाने लगी तथा सभी कॉलोनिस्ट ने मिलकर एक कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई 1774 को, जिसमें सभी 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी एक मीटिंग बुलाई थी 1750 को, लेकिन उस समय 7 कॉलोनियों के प्रतिनिधि आए थे और फ्रांस के डर के कारण वो प्रोटेस्ट के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब की बार सबके मन में एक उम्मीद जगी, क्योंकि अब की बार फ्रांस उनके साथ था ब्रिटेन के खिलाफ। फ्रांस यहाँ ब्रिटेन के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना के लिए था। तो इस तरह से 13 कॉलोनियों की मीटिंग में यह तय किया गया कि स्वदेशी सामानों को अपनाया जाए और अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया जाए। जिसके बाद अप्रैल 1775 में शुरुआत होती है अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वार की, जिसमें ब्रिटिश किंग ने अमेरिका में अपनी सेना भेजी विद्रोह को कुचलने के लिए। तो दूसरी ओर अमेरिकन भी तैयार थे जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में। जिसके बाद अगले 8 सालों तक अमेरिका में लड़ाइयों का दौर चलता रहा। अमेरिकी बार बार ब्रिटिश आर्मी पर हमला करते थे, जीत गए तो ठीक है, नहीं तो वापस जंगलों में छुप जाते थे, फिर वापस तैयारी करके फिर हमला करते थे। अगर किंग जॉर्ज चाहते तो यह लड़ाई रुक सकती थी, लेकिन अपने घमंड के कारण वो पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि हम इस क्रांति को पूरा ही खत्म कर देंगे। लेकिन 1770 तक सभी कॉलोनियों से ब्रिटिश अफसरों तथा सरकारी अफसरों को निकाल दिया गया था तथा बाद में सभी कॉलोनिस्ट ने माना कि हम कॉलोनी नहीं हैं, हम स्टेट हैं और अब ये स्टेट यूनाइट होंगे, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जिसके बाद सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाई गई 4 जुलाई 1776 को, जिसमें सभी 13 स्टेट के प्रतिनिधि शामिल थे। यह मीटिंग फिलाडेल्फिया शहर में बुलाई गई थी तथा इसी दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को एडॉप्ट किया गया। इसे लिखा गया था थॉमस जेफरसन ने तथा इसी दिन यानी 4 जुलाई को अमेरिका आज भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है तथा यही सेकंड कांग्रेस अमेरिका की टेम्परेरी सरकार बनी, जो ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध की सारी योजना बना रही थी। इस युद्ध में फ्रांस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी ब्रिटेन के खिलाफ और बाद में स्पेन और नीदरलैंड ने भी अमेरिकन का ही साथ दिया। तो इस तरह से अमेरिकन ने ब्रिटिश को हरा दिया तथा यह लड़ाई खत्म होती है अक्टूबर 1781 को, जब जनरल कॉर्नवालिस ने यॉर्कटाउन में जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने सरेंडर किया तथा 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई, जिसमें ब्रिटेन ने अमेरिका को एक देश के रूप में मान्यता दी। दोस्तों, अब यहाँ से बात करते हैं कि अमेरिकी क्रांति का प्रभाव क्या रहा। दरअसल ये दुनिया की पहली क्रांति थी जिसने सारी दुनिया को दिखाया कि फिलोसोफर ने जो किताबों में लिखा था वो सच भी साबित हो सकता है। अमेरिकन लोगों ने दुनिया को दिखा दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल है वही राजा बनेगा। अमेरिकन ने एकता का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण पेश किया दुनिया के सामने, चाहे वो फ्रांस से हो, चाहे वो ब्रिटेन से हो, चाहे वो स्पेन से हो या चाहे वो नीदरलैंड से हो। अब वो सारे लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो अब अमेरिकी हैं और इन्हीं सभी ने मिलकर ही ब्रिटिश को अमेरिका से बाहर किया था। हालांकि ये उस समय पूरी तरह से भी एक नहीं थे, क्योंकि रेड इंडियंस यानी कि अमेरिका के मूल निवासियों तथा स्लेव यानी अफ्रीकन लोग जो कभी मजदूरी के लिए ब्रिटेन ने अफ्रीका से अमेरिका में बसाए थे, वो इन दोनों ही लोगों से भेदभाव करते थे। वो रेड इंडियंस और स्लेव्स लोगों को अपने से नीचे रखते थे। हालांकि अमेरिकन सिविल वॉर के बाद ये सब खत्म हो गया। इस अमेरिकन क्रांति का प्रभाव अब पूरे यूरोप में फैलने लगा था। इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, यानी कि जब एक पत्ता गिरता है तो वो सारे पत्तों को गिराता है। वही हुआ यूरोप में भी। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इंग्लिश रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, इटालियन रिवॉल्यूशन हुआ, यहाँ तक कि यूरोप में अधिकतर देश में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका प्रमुख कारण अमेरिकन क्रांति को ही माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में और आगे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
साथ ही हम इसके आगे बात करेंगे कि अमेरिका एक सुपर पावर देश कैसे बना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म भी होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो इसे अपने काबिल दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।